नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम ये है नारी शक्ति में। एक ऐसी आवाज़ जो राग की गहराई भी है और भावनाओं की मिठास भी। एक ऐसी शख्सियत जो मंच पर सरस्वती हैं और जीवन में प्रेरणा। जी हाँ, एक ये है नारी शक्ति कार्यक्रम में आज हम मुलाकात करने वाले हैं डॉक्टर अश्विना रांगणेकर जी से। सुगम संगीत और शास्त्रीय संगीत की ऐसी गायिका जिनकी आवाज़ में महाराष्ट्र की मिट्टी की खुशबू भी है और आवाज़ में भाव की गहराई भी। तो आइए स्वागत करते हैं हम अश्विना जी से और जानते हैं किस तरीके से एक राग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संगीत के सफ़र को ले जाती है। स्वागत है अश्विना जी आपका कार्यक्रम। नमस्कार जी। तो जैसा हमने आपके बारे में बताया कि सुगम संगीत और शास्त्रीय संगीत की आप गायिका हैं जी। तो ये जो संगीत का सफ़र है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? क्या बचपन में ही इसकी शुरुआत हो गई थी या प्रेरणा का कोई स्रोत रहा आपका? बचपन से ही ये मुझे प्रेरणा मिली है क्योंकि मेरे माता जी की ओर से संगीत मिला है। और मैं तो बचपन से मेरी मदर नहीं रही, मैं 4-5 साल की थी उसी समय वो शांत हो गई। तो मैं उनको तो मैं नहीं जानती हूँ, पर उनके रूप में मुझे सबसे मेरी बड़ी दीदी वही माँ के रूप में मुझे मिली है, सुहासिनी वांगणकर। और उन्हीं की प्रेरणा और उन्हीं के मार्गदर्शन में मैंने संगीत सीखा और उन्हीं के बदौलत मैं आज यहाँ तक हूँ। बिल्कुल, मतलब बचपन से ये सफ़र आपका चालू हुआ और कहेंगे माता जी से कंठ आपने पाया और दीदी के मार्गदर्शन में ये यात्रा आपकी आगे बढ़ी। बिल्कुल। अगर मैं बात करूँ आपकी कि आपके गायन में महाराष्ट्रियन जो गायन है उसकी झलक मिलती है हमें, तो क्या ये जो महाराष्ट्र का हमारा जो कल्चर है उससे जुड़ाव है आपका? क्योंकि जो एक आवाज़ की खनक है, जो एक आवाज़ की मिठास है, वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्रियन झलक हमें देखने के लिए मिलती है। जी बिल्कुल। महाराष्ट्र से मतलब इस तरीके से मेरा नाता है कि संगीत में तो मेरी रुचि है ही जी। और उसके साथ साथ अभिनय में भी है। तो मेरा जो पीएचडी का विषय रहा है वो मराठी नाट्य संगीत में बाल गंधर्व की भूमिका। बाल गंधर्व जो स्त्री भूमिका करते थे, एक समय में जब स्त्रियों को परमिशन नहीं मिलती थी रंगमंच पे, तो वो स्त्री भूमिका करते थे। महाराष्ट्र में उनका बहुत एक स्थापित नाम है। तो उनके ऊपर मैंने पीएचडी की है, मराठी नाट्य संगीत में बाल गंधर्व की भूमिका एक विवेचनात्मक अध्ययन। जी। और दूसरी बात, बृहन महाराष्ट्र के जो संगीत नाटक होते हैं उसमें भी मैंने, उज्जैन में हमारा ग्रुप था एक नाट्य वंदना, तो हम बृहन महाराष्ट्र की कॉम्पिटिशन्स में जाते थे। तो उसमें संगीत नाटक मत्स्यगंधा, संगीत नाटक सूरतेची छेडिता, इन संगीत नाटकों में मैंने अभिनय किया है। और दिल्ली में 1979 में बांदोड़कर चषक और प्रथम पुरस्कार हमारे नाटक को सूरतेची छेडिता को मिला था। अरे वाह। और मत्स्यगंधा मेरी प्रमुख भूमिका थी उसमें, जो पुणे में हुआ था। तो एक कलाकार कितना भी आगे चले जाए पर अपनी जड़ों से कहीं ना कहीं जुड़ा रहता है, वो ये चीज़ आपकी बताती है यहाँ पर। अगर मैं परिवार की भूमिका की बात करूँ, आपने बताया कि माता जी आपकी गाती थी, उसके बाद आपकी बहन से आपका वो हुआ, आगे और परिवार में कौन ऐसे लोग थे जिन्होंने सफ़र में आपका साथ दिया? मेरे भाई साहब भी बहुत अच्छे क्लासिकल सिंगर हैं जी। उल्लास तेलंग जी, अभी एक स्थापित नाम है उनका भी शास्त्रीय संगीत में। उनसे भी मैं गुरु के रूप में उनसे गाइडेंस लेती रहती हूँ। और बाकी मेरा विषय था ही, स्कूल में भी था, यूजी पीजी में था, फिर पीएचडी भी था। तो उसमें सब में मैंने संगीत कई गुरुओं से मुझे सीखने को मिला, सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे। विवाह के बाद भी मेरे ख्याल से आपके जो हम सफ़र थे उनका भी रुझान था। हाँ बिल्कुल। स्वर्गीय अशोक रांगणेकर मेरे जो पति थे वो भी संगीत से बहुत जुड़े हुए थे और अभिनय से भी जुड़े थे। तो उनका मुझे ससुराल में, उनका और उनके साथ मेरे अन्य सब जो लोग हैं उनका मुझे बहुत सपोर्ट मिला। उन्हीं के कारण मैं कुछ शादी के बाद मैंने एमए किया है। अरे वाह। संगीत में। जी। तो सोचिए आप। बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि सफ़र हमेशा अकेले कभी नहीं होता, संग में लोग होते हैं तभी सफ़र सुंदर होता है। अगर दूसरी पीढ़ी की बात करूं तो क्या अगली पीढ़ी में भी कोई आपके यहाँ पर गायन में? हाँ, अगली पीढ़ी में कहे तो मेरी बेटी जी आसावरी रांगणेकर। हाँ जी। वो उसने म्यूज़िक में ही यहाँ नूतन कॉलेज से ही एमए किया है उसमें जी म्यूज़िक में, और वो अच्छी गायिका है। बिल्कुल। और अश्विना जी, अगर किसी भी व्यक्ति की हम बात करें या ख़ास तौर पर संगीत से जुड़े हम व्यक्ति की बात करें, तो कोई ना कोई जीवन में प्रेरणा का स्रोत ज़रूर होता है, या कहें उनको हम गुरु मानते हैं। भले ही उनसे हमें मिलने का मौका मिला हो चाहे नहीं मिला हो, या उनसे हमें सीखने का मौका मिला हो ना मिला हो, पर वो एक प्रेरणा रहते हैं। आपके जीवन की बात करें तो ऐसी प्रेरणा कौन है आपकी?
मेरी प्रेरणा तो भारत रत्न सुश्री लता मंगेशकर रही है बचपन से। जी। रेडियो के ज़माने से मैंने उनको सुनते आई हूँ, और लाइट म्यूजिक की जितनी बारीकियाँ होती है वो सारी मैंने उन्हीं से सीखी हैं, और उनके ऊपर मैंने माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट भी किया है। भारतीय शास्त्रीय संगीत में योगदान उनका जी। उनके पार्श्व गायन के माध्यम से विशेष अध्ययन, ये यूजीसी से मुझे ग्रांट मिली थी, और उसमें मैंने स्वर माधुरी नाम से 3 कार्यक्रम भी किए, जिसमें उनके शास्त्रीय संगीत पर आधारित जितने गाने थे लता जी के, वो सब लेते हुए और उनके मैंने शोज किए यहाँ भोपाल में ही। अरे वाह जी। तो लता और जी, और खास बात यह है कि मेरी इस विषय में दूरभाष पर उनसे चर्चा भी हुई थी। वाह ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। हाँ, कि बहुत जिनको खुश आप थे वो। प्रेरणा मानती हैं। हाँ, वो बोली कि इस विषय पे किसी ने सोचा नहीं है। हाँ। तो मैंने कहा आपका आशीर्वाद मुझे एक चाहिए, बचपन से आप मेरी आराध्या के रूप में मैंने आपको माना है, तो आपके आशीर्वाद चाहिए। तो बोली थी मुझे मैं बुलाऊंगी। तो बाद में उनके स्वास्थ्य वगैरह थोड़ा उसके कारण वो नहीं दे पाई समय, पर वो एक इच्छा रह गई। पर उनकी जो शहद भरी मिठास भरी जो आवाज थी वो मेरे कानों में अभी भी बिल्कुल गूंजती है। बिल्कुल वो खुद में एक इंस्टीट्यूट कहेंगे लता जी थी, जो कि आपकी भी प्रेरणा स्रोत थी। यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं तो जरूर कुछ ना कुछ आपसे सुनना चाहेंगे, जो भी चीज आपके दिल के करीब हो। लता जी का कुछ? जी बिल्कुल। सावन आने वाला है, सावन से जुड़ा कुछ। हाँ। तो लता जी का एक सॉन्ग मुझे बहुत पसंद है, जो राग भिमपलासी पर आधारित है। जी। बहुत फेमस है, पॉपुलर है। नैनों में बदरा छाए, बिजली सी चमके हाय, ऐसे में बलम मोहे गरवा लगा ले। नैनों में बदरा छाए, बिजली सी चमके हाय, ऐसे में बलम मोहे गरवा लगा ले। नैनों में बदरा छाए। बहुत खूब, बहुत अच्छा। बहुत ही अच्छी आवाज़ और मधुर आवाज़ है आपकी। अश्विनी जी, अगर आज की बात करें, वक्त बदल गया है, हर चीज़ का आधुनिकरण हो गया है। संगीत में भी हम ये चीज़ देखते हैं, टेक्नोलॉजी का भी यूज़ बढ़ा है, साथ ही साथ ऑटो ट्यून का ज़माना आ चुका है। इस चीज़ को या इस आधुनिकरण को आप किस तरीके से देखती हैं? आधुनिकरण में कहा जाए तो भारतीय जो शास्त्रीय संगीत है जी, वो तो बेस है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है आज जी। उसमें ज़्यादातर फिल्मी गाने ही गाए जा रहे हैं, ट्रैक पे, कराओके पे, और हर कोई गा रहा है, हर कोई सिंगर अपने आप को समझता है, पर उसके लिए जो एक ट्रेनिंग होना चाहिए, एक बेस होना चाहिए, और वो शास्त्रीय संगीत का ही, भारतीय संगीत का ही है, वो कोई लेना नहीं चाहते। बस उनको माइक लेना है, पकड़ना है और गाना। और ऐसे बहुत सारी शालाएं भी खुल गई है जी, म्यूजिक शालाएं। शॉर्टकट, एक शॉर्टकट सबको शॉर्टकट में गाना है। और होता क्या है कि उसमें एक दूसरे की बहुत वाहवाही तारीफ की जाती है, इसलिए वो लोग कुछ अपने को इम्प्रूव करना भी नहीं चाहते, अपने को कुछ आगे उसमें इम्प्रूवमेंट करना नहीं चाहते, क्योंकि तारीफ वैसे ही मिल जाती है। खूब तारीफों के पुल बनते हैं, तो उनको लगता है हमको क्या जरूरत है, हम तो बहुत अच्छा गा रहे हैं। बिल्कुल। तो बेस कहीं ना कहीं शास्त्रीय संगीत का होना जरूरी है। बिल्कुल। बहुत अच्छी बात यहाँ पर दर्शकों के लिए भी बताई आपने कि ऐसे युवा जो कि संगीत में अपनी आगे की जर्नी चालू रखना चाहते हैं या उसमें अपना भविष्य देखते हैं, तो यहाँ पर एक जानी मानी जो गायिका हैं उनके द्वारा दी गई सीख है ये कि शास्त्रीय संगीत के बिना किसी भी संगीत में एंटर करना या उसमें एक मुकाम पाना बिल्कुल मुमकिन बहुत नहीं। जरूरी है जी, शास्त्रीय अगर संगीत। जी बिल्कुल सही बात आपने यहाँ पर बताई। अगर युवा पीढ़ी की बात करें तो आज की युवा पीढ़ी भी ऐसी है जो जानना तो जरूर चाहती है, सीखना तो जरूर चाहती है, पर वही बात आपने बताई कि शॉर्टकट का रास्ता एक अपनाती है। अगर मैं आपके गायन के क्षेत्र के अलावा भी बात करूं तो मध्य प्रदेश के हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी आपने बहुत समय तक अपनी सेवाएं दी हैं। हाँ जी। तो उससे जुड़ा भी हमें कुछ बात बताइए कि किस तरीके से वहाँ और गायन के बीच में भी तालमेल हमेशा बैठा रहा। हाँ, वहाँ पर भी बहुत तालमेल रहा, और चूंकि मैं कंपोजर भी हूँ जी, तो एक हायर एजुकेशन का उपक्रम रहता है युवा उत्सव, तो उसमें एक समूह गान रहता है 10 मिनट का, उसमें एक लोकगीत और एक देशभक्ति गीत गाना होता है जी।
तो देशभक्ति गीत की मेरी जो कंपोजिशंस है वो स्टेट लेवल पे 4 बार मेरी कंपोजिशन को, जिसमें नूतन गर्ल्स के कॉलेज के बच्चियों ने गाया, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया, तो 4 बार अलग अलग जगह स्टेट लेवल पे मेरी कंपोजिशन को फर्स्ट प्राइज मिला है। अरे वाह, बिल्कुल, बहुत अच्छी उपलब्धि है यहाँ। और अगर आपकी उपलब्धियों की मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक लंबी लिस्ट मेरे सामने है, जैसे कि सोसाइटी फॉर इकोनॉमिक रिसर्च द्वारा मृदुला सम्मान, महाराज समाज द्वारा समाज रत्न, केशव कल्प गौरव सम्मान, और एक जो स्पेशल सम्मान की मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगी कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा भी आपको सम्मान प्राप्त हुआ। तो उसके बारे में भी हमें दर्शकों को बताएं कि क्या था वो सम्मान और उसको लेते समय क्या भाव थे मन में। वो भी भोपाल आकाशवाणी की ही देन है जी। 70 के दशक में रामचरित मानस गाना आता था भोपाल आकाशवाणी से, तो उसमें मैं भी गाती थी। उस समय मेरी शादी भी नहीं हुई थी, 70 के ज़माने की बात थी। वसुंधरा तेलंग नाम था मेरा तब जी। तो इस नाम से मैं गाती थी। तो वो जितने भी कलाकार थे उन सबको वहाँ पीएम हाउस पर आदरणीय मोदी जी ने वहाँ आमंत्रित किया जी। और सबको सम्मानित किया। हम तो 70 के दशक में गा के उसके भूल गए थे, पर उसका इतने सालों बाद उसका इतना कुछ अच्छा फल मिलने वाला है हमको भी नहीं मालूम था। जितने कलाकारों ने गाया था, भोपाल आकाशवाणी कलाकारों ने, उसमें उन सबको वहाँ बुला के और उनको सम्मानित किया गया। और उससे जुड़ी यदि आप बात कुछ पूछना चाहते रोचक जी, तो मैं ये बताना चाहूँगी कि पहली बार मैं इसमें बैठी हूँ एरोप्लेन में जी। अरे वाह, उस पुरस्कार को लेने के लिए आप पुरस्कार को लेने के वो गवर्नमेंट की ओर से पूरा हमारी व्यवस्था थी वहाँ जाने की, रुकने की, तो वो पहली बार बैठी मैं। ये बहुत अच्छा प्लेन में पहली बार बैठी हूँ। और कहीं ना कहीं आपने वो बात भी बताई कि 1970 के ज़माने में जब आप खुद भी एक छोटी उम्र में रही होंगी, उस समय के किए गए कार्य को आज मतलब 2015-16 के समय में अगर उस कार्य के लिए अगर आपको सम्मान मिल रहा है तो वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है और खुश करने वाली बात है। यहाँ पर ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आदरणीय मोदी जी की एक झलक पाने के लिए जहाँ लोग इतना रहते हैं वहाँ जाके हमारा सम्मान होना है बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है मेरे लिए। देश में से ऐसे लोगों को छांटना ही बहुत बड़ी बात है जिन्होंने कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में अच्छे कार्य किए हैं। अगर मैं शास्त्रीय संगीत की बात करूं तो शब्द और स्वर रचना जो है, छोटा ख्याल, ये सब भी आपके कंपोजिशन में रहा है। तो कंपोजर की जो भूमिका है उसमें क्या रोल है, कैसा है आपका उसमें एक्चुअली क्या, उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर जो है बाबा का, उसके सामने ही मेरा ससुराल था। 12-17 साल रहे हम लोग। तो उठते बराबर शिखर दर्शन होता था जी। तो उनकी ही कृपा ऐसे कुछ रहा है मेरे ऊपर। ये शब्द रचना भी उनकी मेरी दिमाग में लाती हूँ, सोचती और बन जाती है। धुन भी बन जाती है, धुन पहले बनती है पर फिर मैं उनको बोलती हूँ मैं शब्द कहाँ से लाऊं। तो उनके ध्यान करती हूँ तो मुझे शब्द भी मिल जाते। तो ऐसे कई रागों में मैंने जो बंदिशें बनाई है छोटे ख्याल, वो सारे महाकाल के ऊपर है। अरे वाह, सारे महाकाल के जी। और जो बच्चे भी आपके साथ बहुत से जुड़े हैं, ऐसे बच्चे जो कि आपसे संगीत की शिक्षा ले रहे हैं, हाँ जी, उनके बारे में भी हमें बताइए कि गुरु माँ भी हैं आप। तो बच्चों के साथ किस तरीके का रिश्ता है आपका और कितने बच्चों को आज तक आपने संगीत की यात्रा में आगे बढ़ाया? 2 स्टूडेंट जो है, एक सौम्या शर्मा, वो स्टार प्लस का जो दिल हिंदुस्तानी आता था उसमें 2nd रनर अप रही है। अरे और राधिका मिश्रा और यही सौम्या शर्मा, ये विदिशा की है, वो विदिशा से सीखने आती थी। अरे वाह, सौम्या शर्मा जी। वो शो में जब वो विनर रही, उसके पहले 2 दिन वो उसके फादर मेरे यहाँ छोड़ के जाते थे विदिशा से। 2-3 दिन सीख के फिर जाते थे। और वो आज टॉप पे है, उसके प्रोफेशनल सिंगर हो गए और उसके खूब प्रोग्राम्स होते हैं। और ये राधिका मिश्रा दूसरी जी, छोटी है, यही भोपाल की है। वो भी कलर्स के राइजिंग स्टार में पूरे मध्य प्रदेश से केवल उसका सिलेक्शन हुआ था। वो भी लिटिल चैम्प्स में गा के आई है जी। तो बहुत अच्छा लगता होगा। टॉप 10 में दोनों जी। ऐसे बच्चे जो आपके निर्देशन में, आपके मार्गदर्शन में सीख रहे हैं, उनका किसी एक बड़े मुकाम पर पहुंचना किस तरीके की खुशी देता है? बहुत खुशी देता है। बल्कि स्टार प्लस वालों ने, में तो जब इसका ये था रिकॉर्डिंग सौम्या शर्मा का, तो मुझे उन्होंने बुलाया भी था वहाँ, मुंबई बुलाया था जी। वो तो इतना अलग सुखद अनुभव था कि अपनी बच्ची बचपन से जिसको सिखाया है और आज वह मंच पे गा रही है। बिल्कुल। एक माँ और बच्चे जैसा रिलेशन हो जाता है, ये रिश्ता हो जाता है कि एक बच्चे की उपलब्धि पे जिस तरह से माँ खुश होती है, उसी तरह से एक शिष्य की उपलब्धि पे गुरु भी खुश होते हैं। सब ये सब मेरे बच्चे जैसे ये सब, और उनको उतनी ही शिद्दत से सिखाया है और उन लोगों ने भी बहुत मेहनत की, इसीलिए आज वहाँ पर है वो लोग जी।
दोनों तरफ का काम है ये। जी। और अगर मैं यहाँ पर गुरु शिष्य परंपरा की बात करूँ तो आपके हिसाब से कितना महत्व है उसका संगीत के सफ़र में? क्योंकि आधुनिकरण हो गया, इंस्टीट्यूट बहुत खुल गए हैं, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी के साथ लोग आज जुड़ चुके हैं, पर गुरु शिष्य का जो रिश्ता है वो किस तरीके से एक छात्र की संगीत की जर्नी में हेल्प करता है, वो हमें बताएं। वो तो है, आजकल जो व्यापारीकरण बिजनेस हो गया है जी, उसकी तरफ नहीं जाए बच्चे, क्योंकि कुछ पेरेंट्स होता है उनको थोड़ा सा 2-4 महीने सीखे नहीं कि उनको लगता है कि मंच मिल जाए हमारे बच्चों को। बिल्कुल। तो वो तो पॉसिबल नहीं है, तो बहुत बड़ी साधना है संगीत की। बिल्कुल। साधना करनी पड़ती है, उसके रियाज करना पड़ता है, रियाज डेली। तो तभी कुछ जाकर गला बनता है और कुछ हासिल होता है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। ये शॉर्टकट बिल्कुल नहीं है, शॉर्टकट नहीं है, इसमें मेहनत है, रियाज है, मेहनत है। नेम फेम आपको मिलेगा, पर कब मिलेगा? जब आप उसमें तपस्या करोगे, उसकी साधना करोगे संगीत की, तभी आपको कुछ मिलेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि सबसे बड़ी बात है समर्पण की। जहाँ समर्पण का भाव नहीं होगा वहाँ सीखने की गुंजाइश खत्म हो जाती है। अगर मैं एक और पॉइंट पर आपकी बात करूँ, ये तो बात हो गई गायिका होने की या संगीत से जुड़ी यात्रा। आप नाटकों में या अभिनय के क्षेत्र में भी अपना हाथ रखती हैं, उसमें भी आपकी दक्षता है, उसके बारे में भी हमें बताएं। एक तो मैंने बताया संगीत नाटकों में मैंने किया है, वो तो काफी पुरानी बात है, मराठी नाटकों में। जी। पर अभी लेटेस्ट मैंने राजीव वर्मा जी जो है यहाँ भोपाल में डायरेक्टर, उनके निर्देशन में मैंने रविंद्र भवन में अभी उनकी 4 कहानियों पर आधारित नाटक थे, तो उसमें मैंने किया है। जी। मतलब आफ्टर रिटायरमेंट, क्योंकि जॉब में रहते हुए इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं दे पाती थी ना। तो अब रिटायरमेंट 19 में हुआ, 2019 में मेरा रिटायरमेंट। उसके बाद में मेरे सारे जो शौक रह गए थे वो पूरा कर रही हूँ, तो उनके नाटक में मैंने किया है अभी। और इसके अलावा एक और बड़ी जो उपलब्धि अभिनय से जुड़ी, तो मणिकर्णिका प्रोडक्शन जो कंगना रनौत का है, उनकी फिल्म टीकू वेट शेरू वो भोपाल में शूट हुई थी। उसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी और अपना अवनीत कौर हीरोइन, इनकी फिल्म थी। तो उसमें मुझे फूफी सास का रोल मिला था। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी का फूफी सास का रोल मिला था। अच्छा, वहाँ उसमें क्या और भी थिएटर के लोग थे सारे, उन लोगों को मेरा मालूम नहीं था कि मैं थिएटर से भी अभिनय से भी जुड़ी हुई। और पहला ही जो सीन था वो निकाह का था और विदाई का था। तो मुझे वो लोग देख के सब चौंक गए, बोले मैडम आप यहाँ क्या बन्ना बन्नी गाने आई हैं क्या? उनको तो संगीत का ही मालूम था ना। मैंने कहा नहीं मुझे रोल मिला है भाई, फूफी सास का रोल कर रही हूँ मैं। मतलब एक ये आश्चर्य था, क्योंकि मैंने कहा ना कि भोपाल में मैं 99 में आ गई थी यहाँ नूतन गर्ल्स कॉलेज में, पर इन सब चीज़ों के लिए जो समय देना पड़ता है वो मेरे पास उतना समय जॉब के कारण नहीं था। दूसरी बहुत सी चीज़ें जिम्मेदारियाँ होती है ना, क्योंकि नूतन कॉलेज इतना फेमस है म्यूजिक डिपार्टमेंट कि गवर्नमेंट के भी जितने प्रोग्राम सारे वो सब में नूतन गर्ल्स से ही प्रोग्राम होता था, मंगाया जाता था। तो उन सब चीज़ों में मेहनत खूब रही। बिल्कुल। यहाँ पर अगर हम बात करें कि गीत, गज़ल, भजन और देशभक्ति गीत सभी आप गाती हैं और सभी में रुचि है, पर अगर दिल के करीब बात करें तो वो सबसे ज़्यादा क्या आप मानती हैं अपने आप में? सभी है दिल के करीब। संगीत को हम क्या अलग अलग ये विधाएं उनको बांट नहीं सकते हम। शास्त्रीय संगीत अपने आप में रिच है, उसका तो बेस चाहे कोई सा भी संगीत हो, बेस तो वही चाहिए। उपशास्त्रीय संगीत है, जिससे ठुमरी है, दादरा है, कजरी है, चैती है, ये सब उपशास्त्रीय में, वो भी गाने में और सुनने में आनंद आता है। उसके बाद लाइट म्यूजिक है, गीत, गजल, भजन, तो इनकी भी सारी मैं कंपोजिशन खुद ही करती हूँ। अरे वाह! तो ये कंपोजिशन वाली जो प्रेरणा है वो कैसे मिलती है? क्या सोचती हैं दिमाग में और उसके बाद लिखना स्टार्ट करती हैं? कुछ नहीं, दिमाग में बस वही प्रभु की कृपा है। ये सोचो उनको कि मुझे ये करना है, शब्द है ना, तो और फिर वो मुझे मिल जाता है। आपको आश्चर्य होगा कि मैं हारमोनियम नहीं बजाती हूँ। अच्छा। क्योंकि जो कंपोजर होते हैं वो जनरली क्या है कि उसमें निकालते हैं धुन वगैरह, इंस्ट्रूमेंट। मुझे नहीं आता है, मैंने कभी ट्राई नहीं किया। पर जो शब्द है गीत की रचना, उसको मैं पढ़ती हूँ 2-4 बार और मेरे वो दिमाग में वो राग और उसकी धुन और ताल सब आ जाता है। ये उसी की कृपा है, ईश्वर की कृपा है, माना जाना चाहिए। अगर आपके कंपोजिशन से कुछ हमें सुनाना चाहें तो बड़ी खुशी होगी हमें। क्लासिकल की सुनाओ कि देशभक्ति, मतलब लाइट म्यूजिक की? थोड़ा सा एक मुखड़ा। जी, क्लासिकल का ही।
हाँ, तो क्लासिकल में मैंने अलग अलग रागों में जो बनाई है जी। महाकाल के बंदिश है, उसमें एक राग मारू भी आगे, वो मेरा बहुत प्रिय है, करीबे जी। उसमें एक ताल में बंदिश है, वो एक ताल स्वागत निबद्ध। है। देव देव महादेव देव देव महादेव देव कालो के काल महाकाल देव देव महादेव देव देव महादेव जटाजूट माथे पर जटाजूट माथे पर उस पर विराज गंग उस पर विराज गंग चिताभस्म सोहे अंग चिताभस्म सोहे अंग शैलसुता शोभे संग शैलसुता शोभे संग देव देव महादेव देव 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 महादेव। वाह, बहुत खूब। महाकाल की जो कृपा है वो संगीत में आपके झलकती है, कहीं ना कहीं उनकी कृपा ही है जो कि इस तरीके की स्वर रचना आप करती हैं और इस तरीके का संगीत जो है वो अपने गले से आप देती हैं हम सभी को। अगर रियाज की बात करें, कितना ज़रूरी है रियाज और कहाँ तक रियाज करने की ज़रूरत है? मतलब एक टाइम जो हम माने, जीवन का कितना समय रियाज को देने की ज़रूरत है? रियाज तो मस्ट, बहुत ज़रूरी है रियाज। रियाज के बिना आपका गला नहीं चलेगा। जी। मराठी में एक कहावत है, उसका मीनिंग मैं बताऊंगी। तो उसमें बोलते हैं गाता गळा आणि वाहता नळा। जी। तभी वो चलता है। गाता गळा यानी गाते रहे, गाते रहो गला, तभी आपका चलेगा। और वाहता नळा, नाला जो होता है बहता हुआ नाला। हाँ, बहता हुआ नाला और गाता हुआ गला, यही ठीक रहता। जी। नहीं तो फिर क्या होगा? जाम हो जाएगा। जाम हो जाएगा। बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पे बताई कि कितना जरूरी है यहाँ पर रियाज। बिल्कुल रियाज जरूरी है, नहीं तो आपका गला बैठ जाएगा, आप गा ही नहीं पाओगे आप। बिल्कुल। तो देखिए, ये एक बात है कि अगर आप इस मुकाम पर पहुंच भी गए हैं या कोई एक अच्छी जगह पर अपने आप को एस्टेब्लिश भी कर लिया है, उसके बावजूद भी रियाज की अपनी वैल्यू बहुत जरूरी है जी, सभी के लिए जरूरी है वो। हाँ, और बड़े बड़े जो क्लासिकल सिंगर्स हैं और दूसरे भी, वो लोग इतने स्थापित नाम होने के बाद अभी भी वो लोग अपना रियाज करते, छोड़ते नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी यहाँ पर आपने बात बताई। अगर हम आज के जो हमारा नारी शक्ति कार्यक्रम है, इसके ज़रिए चाहेंगे कि आप कुछ हमारे दर्शकों को ज़रूर बोलें, क्योंकि बहुत से ऐसे युवा साथी भी हैं, बहुत से ऐसे गायक भी हैं जो अपनी इस यात्रा को प्रारंभ कर रहे हैं। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ ऐसी टिप्स दीजिए जो उनको इस क्षेत्र में आगे बढ़ने में और एक अच्छा मुकाम हासिल करने में मदद करें। हाँ, बस अभी जो हमने बात की वही है जी, कि अच्छा एक गुरु हो जो जिसके पास आप ईमानदारी से सीख सको, जाए, बेस बनाए अपना। सबसे पहले शास्त्रीय संगीत का बेस ही जरूरी है जी। आप कोई सा भी जो संगीत है वो गा सकते हैं, यदि आपका शास्त्रीय संगीत का बेस है तो आप किसी भी संगीत को गा सकते हैं, परंतु वो जरूरी है और उसके लिए आपको रियाज जरूरी है। बिल्कुल। नियमित रूप से आपको, जब तक आप संगीत की साधना नहीं करेंगे, बच्चे उसको आत्मसात नहीं करेंगे, तब तक उनको कुछ प्राप्त नहीं होना है। और शॉर्टकट तो बिल्कुल ही नहीं है। शॉर्टकट में आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। गुरु का होना जरूरी, गुरु होना जरूरी, शॉर्टकट बिल्कुल नहीं होना हाँ, चाहिए। हाँ। रियाज का अपना ईमानदारी से रियाज रोज होना चाहिए, उसके कोई बहाने नहीं होना चाहिए। बहुत खूब आपने यहाँ पर जानकारी दी और आज आप स्टूडियो में आई, और हम यही कहते हैं कि शब्द खत्म हो गए आज हमारे बात करते करते, पर सुर बाकी रह गए। तो सुरों की आपकी ये जो यात्रा है ये अनवरत चलती रहे, इसी तरीके से आप आवाज़ जो है वो मधुरता से बिखेरती रहे, यही हमारी कामना है आपको लेकर। तो धन्यवाद बहुत बहुत आज स्टूडियो में आने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जी, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो दर्शकों, ये है नारी शक्ति कार्यक्रम में आज का हमारा कार्यक्रम। आज हमने बात करी डॉक्टर अश्विना रांगणेकर जी से, सुगम संगीत और शास्त्रीय संगीत की ऐसी गायिका जिन्होंने सुरों को और संगीत को अपना जीवन बना लिया है।
तो कैसा लगा आपको हमारा आज का कार्यक्रम, हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए नारी शक्ति के अगले कार्यक्रम में, तब तक दीजिए इजाज़त, नमस्कार।